प्रिय प्रशिक्षुओं, आइए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की क्लास है। इसमें हम जो हमारा विषय है जो आपको हम पढ़ाएंगे वह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस पेपर के अंतर्गत हम आपको जो है पहले बता चुके हैं, ये हमारा नया लेसन है। तो लेसन का नाम हमारा जो है वह है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, है ना। तो हम देखते हैं जो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो हमारा गठित आयोग किए गए थे और समितियां की गई थी, कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन का नाम हमारा जो है वो लेसन है। नेक्स्ट लेसन आपका है वह प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। यह आपका नया चैप्टर है। एक प्रकार से ये लेसन आपका 3 होगा। फर्स्ट लेसन आपको कक्षा में पढ़ाया गया था, सेकंड लेसन आपको उसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से जिसमें जो है आपको जानकारी दी गई। उसके बाद आपका ये लेसन 3 है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। जो प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में हमारे आयोग गठित किए गए, समितियां गठित किए गए, इससे पहले हमको कुछ चीजों को जो है इसके बारे में जानना आवश्यक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो उसमें अगर हम देखें जो है इसके बारे में हमको क्या जानना, तो हम सबसे पहले देखें कि ये हमारी जो शिक्षा प्रारंभ हुई, जो हम लोग आज वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं, क्या ये हमको ऐसे ही प्राप्त हुई, इसी मूल रूप में प्राप्त हुई थी? नहीं, इसका मूल रूप जो है कुछ पहले से और तैयार हो गया होगा। धीरे धीरे निरंतर उत्तरोत्तर सुधार होते होते आज हम लोग जो है इस व्यवस्था को प्राप्त किए हैं। तो इससे पहले हमको जो है स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा टॉपिक हमारा यही है मुख्य रूप से। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, तो अर्थात जब हमको आजादी प्राप्त हुई, आजादी हमको कब प्राप्त हुई? 1947 में, ठीक है। आजादी हमको जो है 1947 में प्राप्त हुई। तो 1947 से पहले क्या जब हम आजाद हुए, उसके बाद जैसे ही आजाद हुई क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमको मूल रूप से ऐसे ही प्राप्त हो गई? नहीं, उससे पहले भी कुछ प्रयास किए गए। किस प्रकार से शिक्षा जो है अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज शासन हमारे ऊपर करते थे, हम भारतीयों के ऊपर। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जो ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, वह जो है क्या किए कि कुछ न कुछ जो है अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर्गत। तो आइए हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये 50 वर्ष का हम अध्ययन करते हैं। 50 वर्ष पहले या 50 वर्ष से 1947 से 50 वर्ष पीछे के बीच के भाग का हम अध्ययन करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हुई। तो 50 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, है ना, या उसके मध्य की बात करते हैं। तो 1947 से 50 वर्ष अगर माइनस हम करते हैं तो 1897 आ जाता है। तो 1897 से लेकर के 1947 के बीच की हम बात करते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। इसमें अगर हम देखें जो है कि 1897 की जो 1897 और 1947 के बीच की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। तो देखते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो क्या है कि उसमें जो है मैकाले की शिक्षा नहीं थी। मैकाले की शिक्षा नहीं थी। मैकाले के बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो मैकाले की शिक्षा नीति जो है वह क्या थी कि एक प्रकार से जितना जो है उसमें जो है व्यवस्थाएं थी, वह जो है भारत में शैक्षिक व्यवस्था टोटल जो है वही जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, जो उसकी व्यवस्था थी, जो उसके नियम थे, टोटल
टोटल जो है वही ला करके भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो है उसको प्रचलित कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। जो क्या हुआ, जो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन, जिसकी नियुक्ति जो है वह 3 जनवरी को लॉर्ड रिपन, कौन, भारतीय शिक्षा आयोग, प्रश्न पूछा जाता है, इस आयोग को हम बाद में पढ़ाएंगे भी आपको विस्तृत रूप से। भारतीय शिक्षा आयोग या इसी को हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है लाया गया यह आयोग, और 3 जनवरी 1982-83 3 जनवरी को यह व्यवस्था बनाई गई थी। तो हंटर कमीशन लाया गया था। तो हंटर कमीशन की भी जो पृष्ठभूमि थी जो है वह जो है वो पूरी की पूरी जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर थी। लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति पर आधारित थी उसका उद्देश्य क्या था, यह कह लीजिए कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को हम पढ़ ले तो हमारा जो हंटर कमीशन था लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है किया गया था उसकी जो है हम देख लेते हैं। तो इसमें हम पहला जो देखते हैं, तो पहला जो बिंदु था इसमें तो लॉर्ड मैकाले के या कह लीजिए जो इसका उद्देश्य था हंटर कमीशन का, वह जो क्या था, तो अंग्रेजों के प्रति दासत्व भाव, पहला इसमें जो था उद्देश्य अगर हम देखते हैं तो उन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य था जो है वो दासत्व भाव। दासत्व भाव से तात्पर्य अर्थात भारत के लोगों को जो शिक्षा दी जाएगी वह इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वह जो है हमेशा जो है अंग्रेजों की दासता को वह स्वीकार करते रहे, अर्थात अंग्रेज जो कहें उनके अनुसार उनका कार्य करते रहे। दूसरा जो है जो उद्देश्य था वह था भारतीय संस्कृति से भारतीयों को विमुख करना, भारतीय संस्कृति से भारतीयों को विमुख करना, विमुख करना। तो दूसरा उद्देश्य क्या था, जो भारतीय हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और जो नवयुवक हो रहे हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह भारतीय संस्कृति जो है वह समझ ही न पाए, जान ही न पाए, उसकी महत्ता को न जान पाए, उसके विषय में न जान पाए और अंग्रेजी संस्कृति को वह अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाते रहे। तीसरा भी था कि शिक्षा का माध्यम जो हो वह अंग्रेजी हो, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी क्यों रखा गया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी इसलिए रखते थे क्योंकि ज्यादा लोग जो भारतीय हैं वह जो अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी जान नहीं पाएंगे, इसलिए जो है ये क्या है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा बिंदु था वह था कि हाथ के कार्य की उपेक्षा कर दिया जाए, अर्थात जो हम हाथ से कार्य कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी उपेक्षा कर दिया जाए और मानसिक रूप से जो है क्या है अंग्रेजों के प्रति जो है युवाओं को समर्पित होने की भावना पैदा कर दिया जाए, अर्थात उनके मस्तिष्क में यह भाव उत्पन्न कर दिया जाए कि निश्चित रूप से आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जो है अंग्रेजों की आप रास्ता स्वीकार करते रहिए, आपको जो है निश्चित रूप से सारी चीजें उपलब्ध होती रहेंगी। इस प्रकार से ऐसे युवाओं को पैदा करना, ऐसे युवाओं को उत्पन्न करना जो युवा जो है अंग्रेजों की दास्ता को बराबर स्वीकार करते रहे या अंग्रेजों के प्रति वह बराबर अपने को समर्पित किए रहे। उसके बाद इन सब का जो है जो ये व्यवस्थाएं चल रही थी, हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे जो है क्रांतिकारी लोग थे, जो आजादी दिलाने में हमको सफलता प्राप्त की, तो उन्होंने यह विचार किया था कि निश्चित रूप से अगर हम अपनी व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे तो वह शिक्षा के माध्यम से करेंगे। तो ये जो व्यवस्था लागू हुई थी इस व्यवस्था का जो है उन्होंने विरोध किया, इन सब सारी चीजों का वो लोग विरोध भी कर रहे थे। विरोध करने वालों में जो है महात्मा गांधी थे और एनी बेसेंट आदि जो हमारे नेता रहे हैं उस समय के, वह सब जो है वह इन सब सारी चीजों का विरोध किए थे कि
नहीं दी जानी चाहिए। तो उसके लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा के जो है एक प्रस्ताव पर विचार करने की जो है वह निर्णय किया गया कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है, जो महात्मा गांधी, एनी बेसेंट आदि लोगों ने विरोध किया है, ये शिक्षा व्यवस्था यदि इसका विरोध कर दिया जा रहा है तो भारत में कुछ न कुछ शिक्षा की तो मांग की जाए अंग्रेजों से, तो वह कैसे होगा। तो उसके लिए बताया गया कि निश्चित रूप से जो है राष्ट्रीय शिक्षा के एक प्रस्ताव बनाया जाए, उस पर जो है सब लोग बैठ करके विचार करें, जिसमें जो है जो ये प्रस्ताव की बात की गई, जब विचार शुरू हुआ तो उस पर सभी लोगों ने जो है एक मत नहीं हो पाए। सब लोग जो है कह लीजिए कि एक मत नहीं हो पाए। जब एक मत नहीं हुए तब क्या होगा, कुछ लोगों ने कहा कि जो उसके उभयनिष्ठ सिद्धांत है, जो इसमें जो नियम बताए जा रहे हैं, जो सभी के द्वारा एक बताए जा रहे हैं, उन जो है सिद्धांतों को ले लिया जाए, अर्थात ये कह लीजिए कि मध्यम मार्ग को अपना लिया जाए, कोई विरोध न हो। इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया। कब किया उन्होंने? शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण जो है 1905 में। 1905 में शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया। स्वरूप का निर्धारण, तो इसमें जिस शिक्षा के स्वरूप का जो निर्धारण किया, उस निर्धारण में क्या चीजें आई 1905 में? जैसे जो है हम देखें कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, हंटर कमीशन हुबहू उसको पालन किया, उसी प्रकार से हम देखें जो है कि क्या थी जो है इसमें उसका क्या विरोध किया गया था, और सब लोग सहमति से एक साथ में बैठ करके क्या क्या चीजें किए थे। तो जिसमें हम देखें कि पहला जो 1905 में ये सारी चीजें लाई गई, एक स्वरूप का निर्धारण किया गया, जिसमें हम मुख्य बिंदुओं को देखें कि शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन लाए। तो उसमें पहला परिवर्तन लाने की बात क्या की गई थी? पहला परिवर्तन लाने की बात की गई स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल दिया गया। स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल दिया गया, कि शिक्षा पर बल कैसे? मतलब जो हमारी शिक्षा जो है भारतीयों को दी जाए, वह स्वदेश को, अपने देश के प्रति लोगों को प्रेरित करने वाली, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करता हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा फिर जो है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण में, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, शिक्षा का प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम, शिक्षा का प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण जो किया जाए, का निर्धारण भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार, अर्थात देखिए इसमें इस बिंदु को कि शिक्षा का प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम, अर्थात शिक्षा की जो प्रबंध समितियां बनाई जाए, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, वह निश्चित रूप से जो है वह भारतीयों के नियंत्रण में होनी चाहिए। अर्थात जो पहले जो है जो व्यवस्था बनाई गई, प्रबंधन किया जाता था, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता था, उसमें भारतीयों को कोई जो है अधिकार नहीं था, उसका विरोध वह नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेज स्वयं अपनी इच्छा अनुसार जो है उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करते थे, जिससे जो है वह अपने अनुसार व्यवस्था बनाते थे, अपने उद्देश्यों को ध्यान रखते थे। इसमें क्या मांग की गई कि शिक्षा का जो प्रबंधन किया जाए, जो पाठ्यक्रम किया जाए, उस पर जो है भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। जब तक जो है भारतीयों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक अंग्रेज जो है अपने अनुसार जो है वो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते रहेंगे। उसके बाद जो दासत्व भाव की बात की गई थी कि अंग्रेजों की दासता को जो है ऐसे युवाओं को तैयार किया जाए शिक्षा नीति के माध्यम से, जो अंग्रेजों की दासता को स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दास्य भाव का उन्मूलन किया जाए, दास्य भाव का उन्मूलन, अर्थात जो अधिकार की बात की गई थी कि जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों की दासता बराबर हमारे भारतीय को स्वीकार करते रहेंगे। तो ऐसी शिक्षा दी जाए कि यह दास प्रथा जो हमारी है उसको जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि और क्या कहा कि जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा है, विज्ञान है, उसका जो है अध्ययन कराया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा मुख्य में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक
शिक्षा पर बल, अर्थात जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए हमारा वह व्यवसाय से जुड़ा, भारतीयों के व्यवसाय से, जीवन निर्वाह से संबंधित जुड़ा, उनकी दैनिक आवश्यकताएं उससे संबंधित उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी कोई शिक्षा न दी जाए जिसका उनके जीवन में कोई उपयोग न हो, ऐसी शिक्षा दी जाए जिसको वह प्राप्त करके अपनी जीविका का वो संचालन कर सके, किसी के ऊपर निर्भर न रहे। लेकिन 1905 में जो ये व्यवस्था बनाई गई, जो ये निश्चित किया गया, ये सब सारी चीजें, यह जो है कहीं न कहीं जो है देखा गया अंत में कि उसी समय जो है हमारा क्या हुआ कि बंगाल विभाजन, 1905 में ही जो है वह बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन, इस बंगाल विभाजन के कारण क्या हुआ कि जो ये सारी ऊपर व्यवस्थाएं आपको बताई गई, जो उद्देश्य निश्चित किए गए सामूहिक रूप से, वह जो है वो संपन्न नहीं हो पाया। 1905 में ही जो ये सभी नेता थे बंगाल विभाजन के कारण जो है बंग आंदोलन के विरोध में लग गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से जो है यह शिक्षा नीति जो हमारी लागू होनी थी वह शिथिल पड़ गई। फिर भी शिथिल पड़ने के पश्चात भी भारतीय नवयुवकों और बालकों की जो है शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके, शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझा गया, शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझा गया और इसको राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि निश्चित रूप से 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति, समिति का 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन जो है वह जो है गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। किसके? गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता। राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जो है जो ये समिति का गठन किया गया तो उसमें हम देखते हैं कि उसके आगे क्या होता है। तो 1901 में क्रमवार हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे इसमें। आज इसको जो है पूर्व की जो शिक्षा रही है उसके इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा आपको इसको पढ़ने में कठिन लगेगा, लेकिन क्रम वाइज आप अध्ययन करते रहिए तो हम आपको ऐसे जो है वो ट्रिक से बताते रहेंगे कि आपको कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं 1901 में। 1901 में हम क्या देखे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम, तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। यही ब्रह्मचर्य आश्रम जो है हमारा हुआ शांति निकेतन व विश्व भारती, इसी के दूसरे नाम से जो है बाद में जब प्रचलित हुआ तो शांति निकेतन नाम से, शांति निकेतन व विश्व भारती। देखिए यही विश्व भारती का नाम पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, यही विश्व भारती का, उससे पहले नाम जो है शांति निकेतन। तो ये तीन नामों से जो है अगर जो है कोई प्रश्न पूछा जाता है, विश्व भारती, शांति निकेतन या जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना जो है कब की गई? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। इसी में जो है इसी अवधि में, इसी समय में जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी समय में रविन्द्रनाथ टैगोर के समय में 1901 में की गई थी। उसके बाद आया 1901 के बाद ये सारी चीजें हुई। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रह्मचर्य आश्रम, शांति निकेतन, विश्व भारती ये की है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की इसी समय स्थापना की गई। उसके बाद आते हैं हम 1913 में, देखते हैं कि 1913 में क्या किया गया। 1913 में जो है
शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया। 1913 में शिक्षा नीति जो रही, उस शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव बनाया गया। सरकारी प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में क्या था भाई, जो सरकारी प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव में 1913 में क्या था, तो प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, इसमें क्या किया गया, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इस पर क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया कि यह जो है वो सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो है वो सिफारिश की गई। उसके बाद 1917 में, 13 के बाद 1917 की बात हम कर लें तो 1917 में विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता, विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता की स्थापना कब की गई, 1917 में की गई। इसमें जो है इसकी अध्यक्षता थी लीड्स, नाम आप नोट करते रहेंगे, लीड्स की अध्यक्षता में इस प्रकार से विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता की स्थापना की गई, जिसमें जो है भारत महिला शिक्षा सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार किया गया, अर्थात महिलाओं की शिक्षा के संबंध में भी, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित जो है इस पर विचार किया गया। उसके बाद जो है आया हमारा 19वीं शताब्दी के अंत में, चलिए हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं फिर आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंत में बड़ौदा नरेश थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बड़ौदा नरेश कौन थे भाई, बड़ौदा नरेश की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है सियाजीराव गायकवाड़, सियाजीराव गायकवाड़ जो थे वह क्या कार्य किए, तो वह जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जो है शिवाजीराव गायकवाड़ ने जो है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य की जाए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की बात की गई। अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि 1910 में देखें जो है तो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वह कहा कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है उन्होंने सिफारिश किया कि निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसके बाद जो है 16 मार्च 1911, 16 मार्च 1911, तो 16 मार्च 1911 को क्या हुआ, एक जो है प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत की गई, प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से ये विधेयक ला दिया गया। उसके बाद जो है जब ये विधेयक आ गया तो बंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918, क्या था, बंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, इसको मिटा दे रहे हैं, बंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, बंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो बनाया गया वह जो है वह 1918 में बनाया गया,
ना 1918 में बनाया गया था। इसमें क्या था, यह जो है जो गठित किया गया था, जो अधिनियम पारित किया गया था, ये विट्ठल भाई पटेल ने जो है प्रांतीय व्यवस्थापिका में जो है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, तो विट्ठल भाई पटेल ने जो है क्या किया था कि यह जो है प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और जिसका उद्देश्य क्या था, वह उद्देश्य था शिक्षा को निःशुल्क किया जाना, अर्थात जो है शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती थी। इसे जो है हम पटेल अधिनियम के नाम से जानते हैं, पटेल अधिनियम, पटेल अधिनियम के भी नाम से इसको हम जानते हैं। इस प्रकार से जो है ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हर्टांग समिति नाम सुने होंगे आप, ये लास्ट है, आपको हम बता दे रहे हैं हर्टांग समिति, हर्टांग समिति। तो हर्टांग जो समिति बनाई गई थी, ये पहली समिति इस प्रकार से थी कि भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच के लिए जो है सरकार ने गठित किया था, जिसके अध्यक्ष थे फिलिप हर्टांग, अध्यक्ष जो है इसके थे फिलिप हर्टांग, फिलिप हर्टांग थे। और ये जो हर्टांग समिति जो थी ये जांच समिति, ठीक है, ये जांच समिति थी। उसके बाद जो है ये अपना जो है जांच सभी भारतीय शिक्षा के सभी अंगों की जांच किया। जांच करने के पश्चात 1929 में क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1929 में 600 पेज इसमें थे, 600 पेजों की जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से जो है ये हमारा है। अब हम आपको जो है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की जो नवीन योजनाएं थी, ये तो हुआ इतिहास था कि कैसे कैसे चल रहा था, तो हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, अध्ययन करते रहिए, जो भी समस्या हो समाधान।